हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आ चुके हैं हम आपके साथ में लेकर के रासायनिक अपक्रियाओं एवं समीकरण के कुछ और बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, बहुत सारे हैं बचे। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। और बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन था, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जैसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन क्या होता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो उदाहरण के लिए समझिएगा, बहुत आराम से एक एक चीज़ समझिएगा, आखिरी में जोड़ देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। हमें क्या है, जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऊर्जा की। ऊर्जा के लिए किसकी ज़रूरत है, भोजन की। अब हमने भोजन खाया तो भोजन पेट में जाते ही एनर्जी थोड़ी ना देगा यार, वो क्या करेगा, पहले टूटेगा। जब टूटेगा छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाएगा। अब हमको एक चीज़ पता है, जैसे एग्जांपल लिया, चावल खाया, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूटा किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज टूटा तो उसके बाद में क्या हुआ, कोशिकाओं के थ्रू ऑक्सीजन से संयोग करा, और जब ऑक्सीजन से संयोग करा तभी तो जाकर के हमको ऊर्जा मिली, क्योंकि वही जाके हमारे खून में मिलेगा, खून से हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ रिएक्शन, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। हमने क्या किया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये जो हमें यहाँ पे क्या देखिए मिली हुई थी, ग्लूकोज ही तो मिली थी, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिली, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऊर्जा में टूट गई और यही ऊर्जा हमारे शरीर में आई। ग्लूकोज चूंकि श्वसन अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला तो टूटा और यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकली। और आपको याद होगा कि जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से ही बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, ताकि पूरे नंबर मिले, आपके एक भी नंबर ना कटे। लेकिन 1 या 2 नंबर में आए अगर, तो आप सीधे सीधे इतना लिख करके ही छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा हमको नजर आ रहा है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दें, अपघटन या वियोजन वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को तोड़ करके 2 छोटे छोटे या 2 से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में बदल दिया जाता है, जिनके गुण मूल यौगिकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनको कहते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया। मतलब क्या हुआ कि बहुत आसान तरीके से अगर समझें तो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, मतलब कोई भी एक मान लीजिए फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं। क्या ये चांस है कि दोनों बच्चे हूबहू अपने पेरेंट्स से मिले? नहीं। मतलब क्या है कि पहले वो एक थे, लेकिन जब वो टूटे तो उनके गुण बदल गए, जब बच्चे हुए तो बच्चों के गुण क्या हुआ, बदल गए। यहाँ पे देखिए क्या है, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, ये टूटा तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। सिल्वर की प्रॉपर्टी अलग है और क्लोराइड की प्रॉपर्टी अलग है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, फोटोलिसिस कहेंगे या प्रकाश अपघटन कहेंगे। और ये अपक्रिया हमेशा समाप्त होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो चलते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रियाएं जिनमें यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। अब भैया संयोजन में 2 से 1 हुए, वियोजन में 1 से 2 हो रहे हैं, तो भैया विपरीत तो कुछ हो ही रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे संयोजन का जो उदाहरण दिया गया है वो भोजन पकना और सांस लेना दिया गया है। सीधी सीधी सी यार बात है, समझना ध्यान से। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक
एक होंगे संयोजन, क्योंकि जुड़ रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, और जब एक यौगिक टूट करके दो होंगे तो वियोजन। तो 14th क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। आपको बता दूं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। रासायनिक अपक्रिया कभी बदल नहीं सकती है। कच्चे खाने को जब पका दिया तो पक्के खाने को कच्चा नहीं कर सकते हैं। अंगूर का किण्वन प्रोसेस हो गया, सांस ले लिया तो सांस वापस नहीं आ सकती है। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है, खाली एक ही बार होती है। एक बार बदल गया उसका रूप तो दोबारा अपने पुराने रूप में नहीं आ सकती है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में ये समझाया था। जितने बच्चों ने लास्ट वीडियोस देखी है मेरी थ्योरी की, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये आपको पता था या नहीं। तब तक हम चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। आपको बता दूं, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर के चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, उन्हें असंतुलित समीकरण कहते हैं। मैंने अच्छे से समझाया है, फटाफट से यार मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको करने से पहले वीडियो वॉच कर लो। मैक्सिमम आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। टाइम मत बर्बाद करो। 95 प्लस लाना है कि नहीं यार, कमेंट करके बताओ, लाना है कि नहीं। लाना है तो फटाफट से जा करके पहले वीडियो वॉच करिए। आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे यार, मैटर नहीं करता। मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ना। तो आप फर्स्ट जाइए, उस वीडियो को वॉच करिए, देन उसके बाद यहाँ आकर के कंप्लीट करिए। एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में। चलते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन कुछ ऐसा हमको यहाँ पे दिया गया है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको आंसर बता रखा है, आंसर नंबर 11। जिन्होंने नहीं देखा है देख लें, ठीक है। चलिए इसका जवाब क्या है, एक लाइन में मुझे कमेंट करके बताइए, एक लाइन में हमें कमेंट करके बताइए। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको गलती से भी मत छोड़ देना। जिसको इंपॉर्टेंट को उस पर जरूर ध्यान दिया करिए। संचारण से क्या समझते हैं आप, दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, परंतु कुछ दिन बाद वो क्या होती हैं, धीरे धीरे अपनी लालिमा युक्त भूरे रंग की परत पर चढ़ती चली जाती हैं और अपना रंग जो है खोने लगती हैं, चमक खोने लगती हैं। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अपक्रिया अन्य धातुओं पर भी देखने को मिलती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं भैया कि लोहा ही है, चांदी देखिए धीरे धीरे काली हो जाती है, इसका मतलब क्या है, उस पर भी जंग लगता है, लेकिन वो काले रंग का होता है, ठीक है। तो ये अपक्रिया हमारी हो गई। आपको बता दूं कि उनका रंग धीरे धीरे बदलता रहता है। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, लेकिन इसमें जंग लगने से उनका भार बढ़ जाता है, याद रखना। चलते हैं आखिरी 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। तो आपको बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देती है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग करके दीवार पर सफ़ेदी का काम किया जाता है। मतलब आपने देखा ही होगा यार, चूने से जब दीवार पोती जाती है तो गंदी लगती है ना, बहुत गंदी लगती है यार, मेरे को भी गंदी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो दीवार बहुत चिकनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है जो कि चिकनी होती है। तो इसी के साथ में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण हो चुकी है पूरी तरीके से समाप्त। एक एक चीज कंप्लीट कर लिया, रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, हर चीज बता दी। जो भी बचा हुआ है वो आप हमको कमेंट कर दो, आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन सरप्राइज ये है कि एक हफ्ते बाद, जी हाँ, यानी कि आपको बता दूं नेक्स्ट मंडे को हम आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं और जितने बच्चों ने पूरा क्वेश्चन पेपर सही किया उनके लिए सारे नोट्स,
साइंस के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, बिना एक भी पैसे के। तो ये है आपके लिए सरप्राइज, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितने बच्चे उस टेस्ट में पासिंग मार्क्स नहीं लेके आए, उनके लिए साइंस की जो PDF है पूरे 13 चैप्टर की, वो होगी 100 रुपीज़ में, ओनली 100 रुपीज़ में, क्योंकि उन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, उन्होंने भी अपना बेस्ट किया है। सारे 13 चैप्टर की PDF, बहुत ही शानदार PDF, उससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आ सकता। जितने भी बच्चे टेस्ट में पासिंग मार्क्स लाते हैं उनको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF, और जो बच्चे 60% तक लेकर के आते हैं उनको मात्र 100 रुपीज़ में मिलने वाली है पूरी साइंस की PDF। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।